हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। देखिए, हमारी फतह सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी उसको नहीं देखा तो उसको आप कंप्लीटली देख सकते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। कुछ दिन तक हमें वही करने हैं जब तक हमारा अभ्यास पूरा नहीं हो जाता है। आज डे फर्स्ट होगा अभ्यास प्रश्न का। तो वीडियो में आप टिल द एंड तक बने रहिए। और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और दोस्तों को शेयर भी जरूर करना। लेकिन वो करना वीडियो देखने के बाद, यदि आपको लगता है कि हाँ, ऐसे ही वीडियो से पूरे प्रैक्टिस हमारी हो जाती है, अभ्यास हमारा जो सीखा है उसका अभ्यास हमारा हो जाता है। कहने का मीन्स ये है कि आपका टोटल रिवीजन हो जाएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, परचेज मेड एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एक फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में परचेज की गई है, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स। लेकिन अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की गई है। और विल बी रिकॉर्डेड, लेकिन रिकॉर्डेड की जाएगी इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब इस साल के लास्ट में सेल हुई है, उसको अब तो रिकॉर्ड किया नहीं, आने वाले साल के शुरू में ही आप रिकॉर्डिंग करोगे। तो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो ये किस प्रकार के एग्जाम्पल है, किस प्रकार का उदाहरण है? इसको आप हिस्टोरिकल कॉस्ट कहेंगे, विंडो ड्रेसिंग कहेंगे, गुड प्लानिंग कहेंगे, या गुड डिसीजन मेकिंग कहेंगे? तो यह सही आंसर होगा आपका विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग क्या होती है? अपने अपने जो रियल रियल इमेज है बिजनेस की, उसको ना शो करना। जैसे कि था तो इस साल का खर्चा, लेकिन आप नेक्स्ट ईयर जब खर्चा दिखाएंगे, एक्सपेंसेस दिखाएंगे, तो फिर उस साल के जो खर्चे हैं वो बढ़ा चढ़ाकर ज्यादा दिखाई देंगे, जिससे आपकी जो झूठी इमेज है वो आपके बिजनेस की बन जाएगी। और इसी को बोलते हैं अपनी विंडो ड्रेसिंग, के अपने बिजनेस को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपको बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस का ट्रांजैक्शन कौन सा नहीं है? प्रोप्राइटर विड्रॉल 12,000 फ्रॉम हिज बिजनेस। जो प्रोप्राइटर है, ओनर है, मालिक है, उसने 12,000 रुपए निकाले हैं बिजनेस से। उसके बाद पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रीमिसेस। जो ऑफिस प्रीमिसेस है उसका, ऑफिस परिसर का किराया दिया है 300 रुपए। या रेजिनेशन बाय द फैक्ट्री मैनेजर। या जो फैक्ट्री का मैनेजर था उसने अपना रेजिनेशन दे दिया, अपना मतलब इस्तीफा दे दिया। या रिसीव्ड 5,500 एज कमीशन, या आपको कमीशन मिला है। तो देखिए, यहाँ पूछा बिजनेस ट्रांजैक्शन कौन सा नहीं है। अगर प्रोप्राइटर ने पैसा निकाला है तो वो ड्राइंग होता है, वो भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। रेंट पेड किया है, ये भी बिजनेस का ट्रांजैक्शन है। और अगर यहाँ पर आपने कमीशन रिसीव्ड किया है तो ये भी आपकी इनकम है, ये भी क्या है? ये भी बिजनेस ट्रांजैक्शन। लेकिन जो रिजनेशन दिया है इसको आप बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं कह सकते, क्योंकि ये अकाउंट की दृष्टि से रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता। इसलिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। कौन सी फिक्टिशियस एसेट नहीं है? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो प्रारंभिक व्यय है वे। या एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, विज्ञापन व्यय। या प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो आपने एडवांस में पेड कर दिए हैं वह। या अंडर राइटिंग कमीशन, या जो आपका अंडर राइटिंग कमीशन है। देखिए, अगर आपने कोई खर्चा रिटर्न ऑफ नहीं किया है इस साल, तो आप उस खर्चे को बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा देते हैं। तो बैलेंस शीट में आपके ये भी दिखा सकते हो, आप एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस भी दिखा सकते हो, आप अंडर राइटिंग कमीशन भी दिखा सकते हैं। लेकिन जो प्रीपेड है इसको आप नहीं यहाँ पर दिखाएंगे तो सही, लेकिन ये आपकी फिक्टिशियस एसेट नहीं होगी, क्योंकि फिक्टिशियस एसेट होती है बनावटी एक्सपेंसेस, जो आपने रिटर्न ऑफ खर्चा नहीं किया। लेकिन प्रीपेड एक्सपेंसेस जो है ये तो ऑलरेडी आपकी क्या बन चुकी है? ये आपकी प्रीपेड करंट एसेट बन चुकी है, क्योंकि आपका पैसा आपने दे दिया है। ठीक है, बाकी ये जो था एक्सपेंसेस हैं ये सभी, ये कहाँ जाने थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने चाहिए थे, लेकिन आपने कहाँ लिख दिया? एसेट में लिख दिया। तो ये सभी क्या बन गए? फिक्टिशियस बनावटी बनावटी आपकी संपत्ति है। लेकिन आपका जो प्रीपेड एक्सपेंसेस है ये आपका बनावटी संपत्ति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिक्विड एसेट आर सेम एज करंट एसेट बट देयर इज वन डिफरेंस। जो लिक्विड एसेट होती हैं वो बिल्कुल ऐसे होती हैं जैसे करंट एसेट, मतलब दोनों समान होती हैं, बस डिफरेंस एक ही है। उनमें क्या डिफरेंस है? तरल परिसंपत्तियां और चालू परिसंपत्तियां समान ही होती है, लेकिन इनमें एक अंतर होता है। वह अंतर क्या है?
तो लिक्विड एसेट डू नॉट इंक्लूड डेटर्स, लिक्विड एसेट में डेटर्स नहीं होता है, लिक्विड एसेट में प्रीपेड नहीं होता है, या लिक्विड एसेट में कैश एट बैंक नहीं होता है, या लिक्विड एसेट में कैश इन हैंड नहीं होता है। तो लिक्विड एसेट में नहीं होता आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर आपका लिक्विड एसेट की बात हो रही है, और लिक्विड एसेट में कौन सा नहीं होता है? तो लिक्विड एसेट में आपका जो ये होता है मतलब आपके ऑप्शन होगा बी करेक्ट होगा। मतलब अगर आपके पास करंट एसेट, और अगर आप करंट एसेट में से माइनस कर देते हैं प्रीपेड, आप एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको क्विक एसेट। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें तो ये है आपका एसर्शन रीजन। यहाँ आपको एक एसर्शन दिया है, एक अभिकथन दिया हुआ है। कह रहे हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट विच आर ऑफ द फिनेंशियल नेचर ओनली। अकाउंटिंग जो है वो रिकॉर्ड करता है जो फिनेंशियल ट्रांजैक्शन है, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है एंड इवेंट है। और बिजनेस ट्रांजैक्शन जो होते हैं उनको ही रिकॉर्ड करता है, जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होते हैं, मतलब जिसको मनी। और फिर आगे बता रहा है रीजन में, अकॉर्डिंग टू द मनी मेजर कॉन्सेप्ट ओनली फिनेंशियल ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ द अकाउंट। तो कह रहे हैं कि जो आपके ये आपका मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल होता है, ये कहता है कि वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जा सकते हैं जिनको आप मनी में मेजर कर सकते हैं। ये मनी मेजर कॉन्सेप्ट कहता है। तो देखिए यहाँ पर ये बात सही थी, क्योंकि जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शन या आपके मनी ट्रांजैक्शन है, बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब मनी ट्रांजैक्शन है या इवेंट है, उनको ही आप रिकॉर्ड कर सकते हैं फिनेंशियल नेचर के। बिल्कुल सही है, फिनेंशियल नेचर के मतलब पैसे में दिए हुए हैं जो, सही है, उनको ही रिकॉर्ड करोगे आप। क्यों रिकॉर्ड करोगे उनको? क्योंकि आप उनको मनी में मेजर कर सकते हैं। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और आर ए के बारे में बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों करेक्ट है। बट सॉरी सॉरी, बी नहीं होगा, क्योंकि बी में क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कह रहा। आपका जो होगा वो होगा डी। डी में कह रहा है कि बोथ ए भी सही है, आर भी करेक्ट है, और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अब क्वेश्चन की बात होगी आपके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक आप इसको छोटी सी केस स्टडी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है कि राम इज एन अकाउंटेंट। राम एक अकाउंटेंट है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जिसका नाम गरिमा है, और वो हमेशा फॉलो करता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। उनको हमेशा फॉलो करता है इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो वो अकाउंट्स बनाता है उनको बनाने में वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और अकाउंटिंग प्रिंसिपल का फॉलो करता है। द प्राइमरी क्वालिटी दैट मेक, वह प्राइमरी क्वालिटी क्या है जो बनाती है इंफॉर्मेशन यूजफुल एंड डिसीजन मेकिंग बाय द फॉलोइंग अकाउंट प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जो इन प्रिंसिपल को यूज करने के लिए एक इंसान को जरूरी बनाती है, वो जो जरूरी प्राइमरी आपकी क्वालिटी है, वो कौन कौन सी क्वालिटी है जो एक अकाउंटेंट के अंदर होनी चाहिए, या जो आपके एक अकाउंटिंग प्रोसेस में होनी चाहिए। तो अकाउंटिंग जो है वो रिलीवेंस होनी चाहिए और फ्री फ्रॉम बाइस होनी चाहिए, बिल्कुल पक्षपात से और पूर्वाग्रह से वो मुक्त होनी चाहिए, बिल्कुल बात सही है। रिलायबिलिटी एंड कंपेयरेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए जो रिलायबल हो और जिस जो कंपेयर भी किए जा सके, बिल्कुल सही है। कंपेयरेबिलिटी और कंसिस्टेंसी ये भी होनी चाहिए। इसका मतलब ऑप्शन क्या होगा आपका? डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सभी ये बातें जरूरी हैं, अकाउंटिंग में होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो असर्शन और रीजन दिया हुआ है, जीएसटी इज वैल्यू एडिड टैक्स, बिल्कुल सही है, वैल्यू एडिड टैक्स होता है। और उसके बाद कहा है आपसे कि जीएसटी इज अ वैल्यू एडिड टैक्स क्योंकि इनपुट जीएसटी सेट ऑफ अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी, क्योंकि इनपुट जीएसटी आपकी आउटपुट जीएसटी से सेट ऑफ हो जाती है, ये भी बात सही है। एज अ रिजल्ट जीएसटी इज लाइव ऑन द इंक्रीमेंटल वैल्यू, और जो इंक्रीमेंटल वैल्यू है, जो वृद्धिशील मूल्य है, उस पर ही जीएसटी अप्लाई होती है, ये भी बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका कि दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो देखिए ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसमें ऑप्शन आपको दिए हुए नहीं है, ये आपको सोल्व करना है और आपको इसका आंसर बताना है। कह रहे हैं एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर। वैसे तो इस साल में आपने 30,000 रुपए पेड किए हैं, ठीक है, 30,000 रुपए पेड किए हैं, इंक्लूडिंग 5,000 एज प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसमें कि 5,000 तो नेक्स्ट ईयर के हैं। इसका मतलब आप 5,000 को हटा देंगे तो इस साल के कितने बचे आपके? 25,000 रुपए बचे। उसके बाद भी आगे और कुछ कह रहे हैं, कह रहे हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड 2000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस फॉर द प्रीवियस ईयर। और जो प्रीवियस ईयर के हैं अभी आउटस्टैंडिंग और हैं 2,000 रुपए, इस साल के जो पिछली साल है हमारी उसके भी क्या थे? आउटस्टैंडिंग थे। तो वो आपने इस साल दिए होंगे जो पिछली साल के आउटस्टैंडिंग थे, उनको भी यहाँ से माइनस कर दीजिए। 2,000 को उनको माइनस कर दो आपने। भाई 30,000 में से एक तो आने वाली साल के दे दिए 5,000 रुपए और 2,000 पिछले साल के दे दिए, तो इसको हटाओगे तो क्या बचेगा? 23,000 बचेगा। तो सही आंसर आप यहाँ पर क्या फिल करेंगे? 23,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेटमेंट दो दिए हुए हैं, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। आपको करेक्ट बताना है दोनों सही हैं या दोनों में से एक सही है, दूसरा गलत है या दूसरा सही है, पहला गलत है। कह रहे हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। जो इनकम टैक्स एक्ट आया, क्या वह कैश बेसिस को फॉलो नहीं करता था, करने के लिए नहीं कहता था? ये कह रहे हैं नहीं कहता था, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए जो इनकम टैक्स एक्ट था उसने कहा कि आप कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग या एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कोई सी भी फॉलो कर सकते हो। तो इसका मतलब ऑप्शन पहला गलत है। अब दूसरा मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो गलत कह रहा है, ये कुछ भी कोई सा भी आप फॉलो कर सकते हो, इससे मतलब नहीं था। दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, स्टेटमेंट टू क्या कहता है कि कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डज नॉट फॉलो मैचिंग प्रिंसिपल एंड एक्यूरल कॉन्सेप्ट। ये एक्यूरल कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करती है, कौन? कैश बेसिस। तो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग जो होती है वो ना तो एक्यूरल बेसिस को फॉलो करती है और ना ही मैचिंग प्रिंसिपल को करती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका मतलब स्टेटमेंट टू सही है, फर्स्ट गलत है। तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, नहीं। और दूसरा कह रहा है ओनली स्टेटमेंट टू इज करेक्ट, हाँ ये सही है। ओनली जो सेकंड है टू है वो आपका सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बताना है, देखिए ये आपको प्रिपरेशन ये दिया हुआ है कि किस तरह से आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किए जाते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो इशू होते हैं उनकी राइट प्रोसीजर क्या है, सही प्रोसीजर क्या है, आपको वो बताना है। यहाँ पर राइट है, WR राइट प्रोसीजर क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड होता है वह क्या करता है, वो तैयार करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को। बिल्कुल बात सही है, सबसे पहले यही तैयार करता है। उसके बाद फिर काउंसिल ऑफ जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट है वो अप्रूवल देती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को, ये भी बात सही है। देखिए इसने ASB ने क्या किया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किए और जो आपका ICAI था उसने जो उसने क्या किया है आपका जो काउंसिल ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर अकाउंटेंट है उसने इनको अप्रूवल दिया। उसके बाद बात बिल्कुल सही है। उसके बाद जो है अप्रूवल मिलती है, कहाँ से अप्रूवल लेनी होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर? नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो जो आपकी नेशनल एडवाइजरी कमेटी है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर बनी हुई, वो इस पर अपनी अप्रूवल देती है, ये भी सीक्वेंस में लगा हुआ है। उसके बाद क्या होगा, रिकमेंडेशन होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बाय नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू द मिनिस्ट्री टू अफेयर्स। वो मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर्स को इसको क्या कर देती है, सिफारिश कर देती है, इसको भेज देती है। उसके बाद अप्रूवल ली जाती है किससे? मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से। और जब मिनिस्ट्री ऑफ अफेयर से अप्रूवल ले ली जाती है तब नोटिफिकेशन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन दे दिया जाता है। तो ये होता है सही प्रोसीजर। मतलब जो आपको ऑप्शन पहला ही है 1 2 3 4 5 6, ये सही ऑप्शन है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद कर लें। ये क्वेश्चन सबसे हटके है, आपको ये हर जगह हर चैनल पर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन अ ट्रेडर सेल गुड्स फॉर कैश। एक व्यापारी यदि एक व्यापारी गुड्स को, अपने माल को नगद बेचता है
तो ही गिव्स अ डॉक्यूमेंट, तो वह एक डॉक्यूमेंट देता है, एक दस्तावेज देता है, एक डॉक्यूमेंट देता है कंटेनिंग, जिसमें क्या होता है, उसमें डिटेल होती है, किस चीज की डिटेल होती है, कि क्या आइटम बेचा है, क्या क्वांटिटी है उसकी, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका रेट क्या है, टोटल प्राइस क्या है। तो वो जो डॉक्यूमेंट उसने दिया है, किसने, एक व्यापारी ने जो दिया है नगद माल बेचने के साथ, तो उसको क्या कहते हैं, क्या उसको कैश मीमो कहते हैं, क्या उसको क्रेडिट मीमो कहते हैं, क्या उसको डेबिट नोट कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन होगा कैश मीमो, तो उसको कैश मीमो कहते हैं यदि आप नगद माल बेच रहे हैं उसके साथ जो देते हैं। क्रेडिट मीमो उधार बेचने पर होगा, और डेबिट होता है यदि आपका माल आपने बेचा है और वो आपने माल तो ज्यादा का भेज दिया किसी को, और बाद में पता चला कि पैसे उससे कम लिखे गए थे, तो उसको एक डेबिट नोट बना लेते हैं और डेबिट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपको बताना है, यहाँ मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं, इस क्वेश्चन में आप अपने आप करेंगे, अपने आप बताएंगे, क्योंकि देखिए एचपीएससी का अब आपका एग्जाम जो है उसमें आपको क्वेश्चन सोल्व करने होंगे, तो इसमें हमारे दो पर्पज हो रहे हैं। एक, आपको लेवल हार्ड हो गया है, अगर आप अदर एग्जाम की बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपका लेवल हार्ड हो गया, क्योंकि आपको आंसर अपने आप से देना है। और दूसरा, अगर एचपीएससी की बात करें तो उनके लिए तो सोल्व करना है ही क्वेश्चन को, तो सोल्व कीजिए। वोट एंट्री पास्ड व्हेन अ चेक रिसीव्ड from a customer and are not sent to बैंक ऑन द सेम डे। अगर सेम डे आपको आज चेक मिला है और आज ही उस चेक को आप बैंक में नहीं भेज रहे, तो एंट्री आप क्या करेंगे। तो देखिए उस टाइम पर आपकी एंट्री होती है चेक इन हैंड, चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, और टू जिसने भी आपको भेजा है सेंडर, जो भी आपका सेंडर है, मोहन है, सोहन है, राधे है, अमन है, जो भी है उसका नाम यहाँ पर आप लिख देते हैं। लेकिन अगर आप सेम डे बैंक में भेज रहे हैं चेक को, तब आप एंट्री करेंगे कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, और टू जिसने भी सेंडर ने आपको ये चेक दिया है उसका अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर पूछा अगर चेक को सेम डे आप बैंक में जमा नहीं कर रहे, तब क्या एंट्री करेंगे, तो तब आप करेंगे चेक, चेक क्या लिख दिया, चेक की स्पेलिंग सही कर देते हैं, चेक, ठीक है। तो ये एंट्री पास हो जाएगी, इसी को ये पूछ रहे थे कि चेक आज ही मिला है और आज आप उसको बैंक में जमा नहीं कर रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया है दूसरा क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं इसमें क्या है। देखिए कह रहा है कि बीइंग गुड्स लॉस बाय फायर, आग से माल नष्ट हो गया है। तो बताइए यहाँ पर आप डेबिट में क्या फिल करेंगे, टू परचेज, क्या जनरल एंट्री बनाएंगे, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज, या गुड्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, या सेल अकाउंट डेबिट टू परचेज, या नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर होगा आपका लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट। तो यहां पर आप फिल कर देंगे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट और टू परचेज अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, आपको एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताना है। डिफाइंड द कंपैरेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एसेट एंड लाइबिलिटी फॉर एनी पर्सन इंस्टीट्यूट एंड बिजनेस कंसर्न इज कॉल्ड। एक ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताइए जो रिलेशन बताती है, कंपैरेटिव रिलेशन बताती है, जो कहती है कि जो एसेट होती हैं, एसेट और आपकी एसेट में और आपकी लाइबिलिटी में बताती है कि आपकी एसेट लायबिलिटी क्या है। तो सही क्या होती है वो, क्या उसको अकाउंटिंग कहते हैं, जो रिलेशन बताएगी ऐसी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं, बुक कीपिंग कहते हैं, नन ऑफ दीज। तो सही आंसर होगा आपका अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ये आपकी बताती है कि जो आपकी एसेट है वो एसेट आपकी कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और टोटल ये क्या है, बिजनेस की लायबिलिटी होती है, कैपिटल भी, और ये इंटरनल लायबिलिटी होती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। तो इसको यूं भी कह सकते हैं कि एसेट्स, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, ठीक है, टोटल लाइबिलिटीज, टोटल लाइबिलिटीज। तो इसकी को पूछ रहा था ये, तो टोटल लाइबिलिटीज क्या है आपकी, बी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो सही आंसर क्या होगा आपका, बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है आपका, कैश बुक को जो समझा जाता है, कैश बुक इज कंसीडर्ड एज बोथ, दोनों ही नाम से जाना जाता है कैश बुक को। वो दोनों नाम कौन कौन से हैं, प्राइमरी और सब्सिडायरी, या सब्सिडायरी प्रिंसिपल,
प्रिंसिपल बुक या ट्रेसरी और प्रिंसिपल बुक या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका सब्सिडायरी और प्रिंसिपल बुक। देखिए ये जर्नल का भी काम करती है, क्योंकि जर्नल में एंट्री ना करके सीधी एंट्री कैश बुक में हो जाती है, और प्रिंसिपल बुक का काम करती है क्योंकि ये लेजर की जगह उपयोग की जाती है, लेजर की जगह इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट द कैश बुक इज नॉट ट्रू। कैश बुक के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। आपको चार ऑप्शन दिए हैं, आपको इसमें से बताना है कि कैश बुक के बारे में कौन सी बात सही नहीं कही गई है। फर्स्ट है ऑप्शन, इट इज सर्व एज पर्पज ऑफ द बोथ जर्नल एज वेल एज द लेजर। यह लेजर और जर्नल दोनों का काम करती है, बिल्कुल सही है, लेजर और जर्नल का दोनों का काम करती है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, इसको ओरिजिनल एंट्री की बुक भी कहते हैं, ये भी बात सही है। कह रहे हैं व्हेन अ कैश बुक इज मेंटेन, यदि एक कैश बुक बनाई जाती है तो ट्रांजैक्शन ऑफ द कैश आर नॉट रिकॉर्डेड इन द जर्नल, तो अलग से जर्नल में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किए जाते हैं, ये भी बात सही है। और उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पर कि जब इट इज रिकॉर्ड ऑफ द बोथ कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन। देखिए जो क्रेडिट ट्रांजैक्शन होते हैं, उधार के लेन देन होते हैं, उनको यह रिकॉर्ड नहीं करती है। इसका मतलब यही बात गलत है, ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें बता रहा है, जो ये कह रहा है वो कैश बुक्स में नहीं होता है, कैश बुक के बारे में वो सही बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। On 1st April, next question, on 1st April 2020, the balance of the cash column of cash book। देखिए कैश बुक में जो आपकी जो डबल कॉलम कैश बुक होती है, उसमें आपके एक कैश कॉलम होता है और एक बैंक कॉलम होता है, दोनों की बात हो रही है यहाँ पर, बैंक कॉलम की और कैश कॉलम की भी। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं, आपसे कहा है केवल कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, कैश कॉलम की बात हो रही है। स्टूड एट 50,000, जो उसमें बैलेंस था वो 50,000 रुपए था, मान लेते हैं आपके पास 50,000 रुपए थे। आफ्टर पेइंग सैलरी, सैलरी आपने पेड कर दी है 20,000 की, मतलब 20,000 रुपए कम हो गए, तो 50 में से 20 कम हो गए, कितने बचे, 30,000 बचे। फिर कह रहे हैं आपको रिसीविंग 20,000 रुपए फ्रॉम डेटर्स, डेटर से 20,000 रुपए मिल गए, तो वापस से आपके कितने हो गए, फिर दोबारा आपके 50,000 हो गए। अब कह रहे हैं कि आपने गिविंग अ चेक ऑफ 5,000 टू अ क्रेडिटर्स, आपने किसी को चेक दे दिया, एक अपने क्रेडिटर को। तो अब पूछ रहे हैं बताइए कैश कितना होगा आपके पास। तो देखिए 50,000 रुपए का कैश था आपके पास, अब आपने इसमें से चेक और दे दिया 5,000 का। तो जब आप किसी को चेक दे रहे हैं तो एंट्री आप क्या बनाएंगे, आप एंट्री बनाएंगे जिसको भी दिया है क्रेडिटर्स, उस क्रेडिटर को तो करेंगे आप डेबिट, और टू क्या करेंगे, आपके पास से जा रहा है बैंक, तो बैंक को करेंगे आप क्रेडिट। तो यहाँ बैंक की तो कम होगा, और बैंक की यहाँ बात हो रही नहीं है, यहाँ तो यहाँ बात जो हो रही है वो कैश की हो रही है, तो कैश आपका 50,000 रुपए ही होगा। दोबारा सुन लो, आपके पास 50,000 रुपए थे, आपने 20,000 रुपए की सैलरी दे दी, 20 कम हो गए, फिर आपको 20,000 रुपए मिल गए डेटर से, वापस से 50,000 हो गए, और चेक की यहाँ एंट्री हम करेंगे नहीं, तो आंसर आपका बी होगा 50,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर कहा है, इफ एक्स वाई जेड इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड परचेज, एक जो इलेक्ट्रॉनिक परचेज है, एक दुकान है लिमिटेड, एक दुकान है, उसने परचेज किया है, खरीदा है, क्या क्या खरीदा है, 20 तो उसने टीवी खरीदे हैं। एक टीवी कितने का है, 2,000 रुपए का, तो 20 टीवी कितने के हो गए हैं, तो 20 टीवी देख लेते हैं यहाँ पर आपके, ये हो गया आपके 40,000 रुपए के, ये टेलीविजन हो गए इसके, ठीक है, 40,000 के हो गए इसके टेलीविजन। उसके बाद आगे कहते हैं कि फिर ये कह रहा है एंड 50 टेप खरीदे हैं, टेप रिकॉर्डर खरीदे हैं, और एक टेप रिकॉर्डर है आपका 12,500 रुपए का है। एक टेप रिकॉर्ड कितने का है, 12,500 रुपए का। तो आपने कितने खरीदे हैं यहाँ, आपने जो टेप रिकॉर्डर खरीदे हैं वो खरीदे हैं आपने 12,500 का, तो एक है आपका, और आपने कितने खरीदे हैं, यहाँ पर आपने खरीदे हैं 15, तो ये टोटल कितने के हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 1,87,500 के, ये हो गए 1,87,500 रुपए के आपके, ये हो गए। एक बार दोबारा से कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है, तो ये हो गए आपके टोटल 1,87,500, ये हो गए। उसके बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कह रहे हैं देयर वॉज अ ट्रेड डिस्काउंट 20%, ट्रेड डिस्काउंट भी है 20%। तो पहले तो ये देखते हैं कि इसका टोटल कितना हो गया है। अगर इसका हम टोटल करें तो ये टोटल हो गया आपका, ये टोटल आपका 2,27,500 रुपए का हो गया, 2,27,500 रुपए का टोटल हो गया। और इस टोटल में
आपसे वो कह रहा है कि आपको डिस्काउंट भी मिला है 20%। तो अगर हम इसका 20% डिस्काउंट निकालें, किसका, 2,27,500 का अगर 20% निकालें तो वो आता है आपका, अगर इसका 20% निकालें तो वो आपका आएगा 45,500 रुपये। तो 45,500 रुपये आपको नहीं देने पड़ेंगे, ये आपको डिस्काउंट मिल रहा है। तो आप क्या करेंगे, जो आपके 2,27,500 रुपये आपने टोटल हुए हैं, 2,27,500, इसमें से आप माइनस कर देंगे 45,500 रुपये। 45,500 आप कम कर देंगे तो आपको कितना देना होगा, आपको देना होगा, यहाँ से आप माइनस कर दीजिए और माइनस करके बचेगा आपका 1,82,000, ये रुपए आपको देने होंगे। अब इस एंट्री को समझिए, दोबारा देखिए क्या कहा है। देखिए आपने कितने का माल खरीदा, माल था तो आपका 2,87,500 का, लेकिन आपको ट्रेड डिस्काउंट कितना मिल गया, 45,500 का। तो आपकी जेब से कितना पैसा जा रहा है, 1,82,500। तो यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ बात क्या है, ये पूछ रहे हैं कि बताइए परचेज बुक में आप कितना लिखेंगे। तो परचेज बुक में आप जो लिखेंगे वो आप 1,82,500 का लिखेंगे। ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में, ये आपको याद रखना है। नगद छूट जो होती है उसकी होती है छूट, कैश डिस्काउंट जो होता है उसकी रिकॉर्डिंग होती है, बट इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है डी, आगे है थोड़ा सा, 1,82,000, तो सही ऑप्शन होगा आपका 1,82,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देख लेते हैं इसको, एक मिनट बस। सो क्वेश्चन है आपका, the what is the maximum rate of CGST prescribed under the CGST Act 2017। जो CGST Act 2017 था उसमें अधिक से अधिक कितनी आपकी रेट दी हुई है, किसकी, CGST की रेट कितनी दी हुई है। तो वो 23 है या 14 है या 10 है या 20 है, तो वो दी हुई है आपकी 14%। ठीक है, करेक्ट होगी आपकी 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आप बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, जो आप बीआरएस बनाते हैं, बैंक समाधान विवरण पत्र तैयार किया जाता है, तो उसको पूछ रहे हैं इज प्रिपेयर्ड टू नो द पेमेंट मेड थ्रू द चेक, जो आपने चेक से पेमेंट किया उसको देखने के लिए बनाया जाता है, या टू नो द एरर इन द बैंक पासबुक, या बैंक पासबुक में जो एरर हुई है उसको देखने के लिए, या टू कंपेयर कैश बुक बैलेंस विद द पासबुक बैलेंस एंड असर्टेन द डिफरेंस, या ये देखने के लिए कि जो आपका कैश बुक में और पासबुक में जो अलग अलग बैलेंस आ रहे हैं उनमें जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना है, कहाँ से कहाँ कहाँ डिफरेंस आ रहा है। तो सही ऑप्शन होगा आपका सी। इसे ये देखने के लिए बनाया जाता है कि आपका डिफरेंस आ रहा है तो क्यों आ रहा है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आउट ऑफ नीड ऑफ बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। देखिए जो बैंक समाधान विवरण पत्र की आवश्यकता को इंगित करता है, आप इसकी आवश्यकता आपको क्यों होती है, आप इसको क्यों बनाते हैं, बैंक समाधान विवरण पत्र को, मतलब बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट को आप क्यों बनाते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है आपका कि आपकी जो रोकड़ बही पासबुक की किसी भी त्रुटि का पता लगाने के लिए, मतलब इट हेल्प टू द लोकेटिंग एनी एरर that maybe have been committed either in the cash book और पासबुक, या तो कोई एरर पासबुक में हुई है या कैश बुक में हुई है, उसका पता लगाने के लिए, ये बात सही है। क्या नहीं, दूसरा, इट हेल्प द ब्रिंगिंग आउट द अननेसेसरी डिले इन द कलेक्शन ऑफ द चेक बाय बैंक, के बैंक ने एक चेक को कलेक्ट करने में इतनी अनावश्यक देरी क्यों लगाई है, इसका पता लगाने के लिए नहीं बनाया जाता, ये गलत है। उसके बाद करें, इट हेल्प द अवॉइडिंग द इम्बैलेंसमेंट ऑफ द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द फंड बाय द रेगुलर पीरियोडिक रिकंसिलेशन, और कह रहे हैं कि अगर किसी ने गबन किया है, दुरुपयोग किया है पैसे का, धन का, तो उसका भी पता इससे लग जाता है, ऐसा भी नहीं है। तो केवल ऑप्शन ए ही सही था। तो आप यहाँ देख सकते हैं ए में क्या कह रहा है कि ऑप्शन 2 नहीं, बी में कह रहा है ऑप्शन 3 सही है नहीं, और फिर कह रहा है कि ऑप्शन 4 सही है नहीं, और डी में कह रहा है कि ऑप्शन ए सही है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि जो इसने यहाँ पर दिया हुआ है वो पॉइंट एक ही सही होगा, ऑप्शन ए। तो वो आपका डी में दिया हुआ है, इसलिए डी आंसर आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन द बैंक स्टेटमेंट। अगर हम बैंक स्टेटमेंट में बात करें, अगर बैंक अपने यहाँ पर स्टेटमेंट देखता है तो वो कहता है कैश डिपॉजिट बाय द बैंक इज नोन एज। तो अगर बैंक में चेक जमा होता है, अगर बैंक में पैसा जमा होता है, वो भी किसने किया है, कंपनी ने, तो बैंक उसको क्या मानता है अपने पास, उसको मानता है बैंक एक्सपेंसिस या लाइबिलिटी मानता है, क्रेडिट करता है या डेबिट करता है, डेबिट मानता है, क्रेडिट मानता है। तो बैंक उसको एक लाइबिलिटी मानता है, क्योंकि बैंक को पता है कि ये पैसा जो जमा किया है वो अपने पैसे को वापस कंपनी लेगी जरूर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको बताना है सही कौन सा होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है एज पर कैश बुक, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपको करेक्ट करना है, ये बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब एक एक छोटा सा बीआरएस बनाना है आपको। तो आप एक बीआरएस बना लीजिए, और बीआरएस बनाने का मेथड क्या है आपके, एक है प्लस आइटम वाला और एक माइनस आइटम वाला हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया है, ओवरड्राफ्ट। जब ओवरड्राफ्ट दिया जाता है तो जो भी ओवरड्राफ्ट होता है उसको माइनस में लिखते हैं, मतलब यहाँ पर लिखते हैं 48,000 तो लिख देंगे यहाँ पर आपका माइनस वाले आइटम में। और उसके बाद देखते हैं यहाँ पर चेक डिपॉजिट ऑफ 20,000 रुपए का, विच चेक 8,000 रुपए वर नॉट क्रेडिट बाय द बैंक। देखिए आपने जमा तो किए थे 20,000 रुपए का चेक, लेकिन बैंक ने कितना जमा किया आपने यहाँ, बैंक ने केवल 8,000 रुपए, अच्छा जमा नहीं किए, बैंक ने केवल 8,000 रुपए जमा नहीं किए, तो जमा कितने किए, बैंक ने 12,000 रुपए जमा कर दिए। इसका मतलब आपके पास जो कैश बुक थी अपने घर पर, आपने उसमें पूरे कितने जमा करिए, 20,000 रुपए जमा करे। लेकिन बैंक ने कितने जमा किए हैं कैश बुक में, उसने जमा किए हैं केवल 12,000 रुपए, 8,000 रुपए नहीं किए। तो अब आप बताइए आप कैश बुक में क्या करोगे, अपने घर से आप हटा दोगे, माइनस कर दोगे कितने, जो बैंक ने नहीं किए जमा। तो बैंक ने 8,000 रुपए जमा नहीं किए, तो आप 8,000 रुपए अपने यहाँ से हटा देंगे, हटा देंगे मतलब माइनस कॉलम में लिखेंगे। तो 8,000 रुपए आप यहाँ पर लिख देंगे इस कॉलम में। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर, फिर कह रहे हैं आपसे कि इंटरेस्ट ओवरड्राफ्ट डेबिटेड बाय द बैंक। बैंक ने बैंक में से 3,000 रुपए निकाल लिए ओवरड्राफ्ट पर, इंटरेस्ट आपने अपने घर से नहीं निकाले, तो आप क्या करेंगे, आप अपने यहाँ से भी निकाल देंगे कितने, 3,000 रुपए आप यहाँ से निकाल देंगे। तो आप भी 3,000 रुपए अपने यहाँ से निकाल देंगे। तो अब आप देखेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, यहाँ तो माइनस का ही आंसर आ रहा है, 48 और 8 और 3, तो ये आगे आपके 59,000। तो टोटल कितना आ रहा है, 59,000। तो करेक्ट क्या होगा आपका यहाँ पर, सी ऑप्शन होगा। देखिए अगर आपको नहीं पता कि किस तरह से बैंक समाधान विवरण पत्र बनाया जाता है, हमने कैसे बताया, तो आप हमारी वीडियो को जरूर देखें। हमारे वीडियो में जो आपको प्ले लिस्ट है उसमें आपको मिल जाएगा बीआरएस बैंक समाधान विवरण पत्र, वहां हमने डिटेल में इसको समझाया हुआ है कि ये चैप्टर कैसे होता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या था यहाँ पर, सी ऑप्शन आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपको स्टेट टू ट्रांजैक्शन विच मे बी रिकॉर्डेड इन द पासबुक बट नॉट कैश बुक। आपसे कह रहा है कि ऐसे स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दीजिए जो आपके, कहां पर ऐसे स्टेटमेंट देने हैं जो ट्रांजैक्शन में भी रिकॉर्डेड इन द पासबुक, आपने पासबुक में तो रिकॉर्ड किए हों लेकिन कैश बुक में नहीं रिकॉर्ड किए हों। तो आप लिख सकते हैं कोई से भी, जैसे आपने इंटरेस्ट ऑन बैंक, बैंक चार्ज इंटरेस्ट, बैंक चार्ज इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, या आप मतलब ये अपने आप से आप लिख सकते हैं, ठीक है। या आपका चेक कलेक्ट नहीं हुआ है लेकिन वहां हो गया, ये इसको आप लिख सकते हैं, ये आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, ऐसे ट्रांजैक्शन लिखने हैं, कह रहे हैं बाय रिकॉर्डिंग द पासबुक, पासबुक में तो रिकॉर्डेड हो गया हो लेकिन कैश बुक में रिकॉर्डेड नहीं हुआ हो। जैसे बैंक ने ब्याज दिया, बैंक ने ब्याज दिया, बैंक ने अपने यहाँ तो लिख दिया इंटरेस्ट, लेकिन कैश बुक में नहीं लिखा गया, एक ट्रांजैक्शन हो गया। ऐसे दूसरा ट्रांजैक्शन आप लिख सकते हैं, दूसरा ट्रांजैक्शन का, बैंक ने इंटरेस्ट लिया है, बैंक ने बैंक चार्जेज ले लिया और वो पासबुक में लिख दिया, कैश बुक में नहीं लिखा। तो ये दो ट्रांजैक्शन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रॉइंग, ड्रॉइंग कौन सा होगा, मनी विड्रॉइंग एंड रेंट पेड फॉर द ऑफिस यूज। आपने पैसा निकाला है ऑफिस के रेंट पेड करने के लिए, तो ये ड्राइंग नहीं होगा। और कह रहे मनी ड्रॉन बाय द फर्नीचर परचेज ऑफ द ऑफिस, ऑफिस का फर्नीचर परचेज करने के लिए आपने पैसे निकाले हैं, ये भी ड्राइंग नहीं होगा। कह रहे मनी कार खरीदने के लिए, पर्सनल यूज के लिए, जो बिजनेस का मालिक था उसने अपने पर्सनल यूज के लिए कार खरीदी है, तो क्या ये बिल्कुल ड्राइंग होगा, तो ऑप्शन आपका सी सही होगा। उसने अपने खरीदने के लिए, अपने यूज के लिए कार निकाली है, मनी आपने निकाली है और पेड किए क्रेडिटर को, तो ये भी ड्राइंग नहीं होगा। तो ड्राइंग क्या होगा, अगर बिजनेस का मालिक अपने खुद के पर्सनल यूज के लिए पैसा बिजनेस से निकाल लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मीनिंग ऑफ द रिटर्न आउटवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड जो होता है किसको कहा जाता है, कैश सेल को कहा जाता है,
या आपका सेल्स रिटर्न को कहा जाता है, परचेज रिटर्न को कैश परचेज को कहा जाता है, या परचेज रिटर्न को कहा जाता है। देखिए मैं आपको इसको बताता हूँ, आपको इसकी पहचान बताता हूँ। मान लेते हैं ये आपका वार्ड है, ये आपका वार्ड है, आपका वार्ड मतलब आपकी जगह है। तो आप इसमें से रिटर्न आउटवर्ड आउट कर रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं। आप मतलब माल माल वापस भेज रहे हैं। तो आप माल वापस कौन सा भेजेंगे? जो आपने खरीदा था, जो आपने परचेज किया था वही तो भेजेंगे, या आप कुछ और भेज देंगे? जो आपने खरीदा है उसी को तो वापस करेंगे। तो आप उसको वापस कर रहे हैं, तो ये क्या है? परचेज रिटर्न होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, परचेज रिटर्न। और एक होती है आपकी सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होगी? जो आपने सेल किया वो आपके वार्ड में आएगा, कोई और भेजेगा वापस माल, तो वो आपके यहाँ आएगा, तो वो क्या होगी? आपकी सेल्स रिटर्न। तो उसको क्या बोलते हैं? सेल्स रिटर्न कह देते हैं, या रिटर्न इनवॉर्ड कह देते हैं। सेल्स रिटर्न क्या होती है? रिटर्न इनवॉर्ड। तो यहाँ पर जो सही नेम था वो था आपका परचेज रिटर्न। किसका? रिटर्न आउटवार्ड। तो रिटर्न आउटवार्ड किसको कहते हैं? परचेज रिटर्न को। और रिटर्न इनवार्ड किसको कहते हैं? सेल्स रिटर्न को। तो ऑप्शन आपका डी सही था। अब बताइए वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट जरूर करें, और अपने दोस्तों को भी अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय। आशा करता हूं कि आपका काफी रिवीजन इससे हो गया होगा। टेक केयर, बाय बाय।